हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में इस माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम अपने करेंगे एक एक्ट को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, पिछले हम 2 एक्ट अपने कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपने पॉलिटी को हमने जो है साथ में मिल करके बहुत अच्छे तरीके से हमने पॉलिटी को जो है थ्योरी बेस अपने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम जो करेंगे, जो हमारे एक्ट बचे हैं मूल विधि के, उन एक्ट को कवर करेंगे। यानी कि हम जो अब फोकस रहेगा हमारा मूल विधि पर, अब फोकस रहेगा क्योंकि हमने पॉलिटी को कवर कर लिया। जो उसकी समितियां वगैरह है हमारी, संविधान सभा वगैरह, और जो संविधान के स्रोत हैं हमारे, उनको भी हम क्लास बाय क्लास में जो कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अब जो हम ध्यान रखेंगे, हम पॉलिटी को अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों आज हम जो एक्ट करेंगे वो एक्ट होगा हमारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, यानी कि चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट। यहाँ से दोस्तों जो यूपीएसआई के अंदर जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एक्ट से बनते हैं, इसीलिए दोस्तों हम कोई भी एक्ट छोड़ेंगे नहीं, सभी एक्ट को जो है कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। जहां आपने पहले वो 2 एक्ट लिए थे, उसी के आगे जो है इस एक्ट को लिखते हुए चलना। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों क्लास को जो है सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो इसी के साथ बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि किशोर एवं बाल श्रम अधिनियम जो है हमारा, ये कब लाया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो है क्या जरूरत पड़ी थी, जो इस एक्ट को लेकर के आया गया था, उसको भी हम देखेंगे। यानी कि हम इसके इतिहास को भी इसमें कवर करते हुए चलेंगे, और जो इसमें जितनी धाराएं वगैरह हैं, सभी धाराओं को दोस्तों इसमें कवर करेंगे। दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक्ट था बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, ये 1986 के अंदर इसको लेकर के आया गया था, यानी कि चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, अब बच्चों और किशोरों के शोषण को रोकने के लिए जो है बनाया गया एक कानून है कि दोस्तों ये इसलिए लेकर के आया गया था, बच्चों और किशोरों के जो शोषण होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो है इस अधिनियम को लेकर के आया गया था। अब दोस्तों हम इस अधिनियम के तहत ये भी देखेंगे कि किस उम्र तक के व्यक्तियों को जो बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है और किस उम्र तक के व्यक्तियों को जो किशोरों की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसमें भी हम इसमें देखेंगे, क्योंकि जो है दोस्तों बच्चों की परिभाषा हमारी अलग हो जाती है और किशोरों की परिभाषा जो है हमारी अलग हो जाती है, वो इस अधिनियम के द्वारा बताई गई है। अब दोस्तों आगे देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट यह है कि इस अधिनियम के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक कामों में लगाने पर जो है रोक लगाई है। दोस्तों ये जो हमारा एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो है हमारा ये बताया गया था, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कामों में जो है लगाने से लगाने से जो है रोक लगाई गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, बच्चे जो है हमारे फैक्ट्री वगैरह में काम पर लगते हैं। ठीक है, जो खतरनाक काम होते हैं फैक्ट्रियों में तो पहले लगते थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो रोक लगा दी गई है। अब जैसा आपने देखा होगा, फैक्ट्री में लिखा हुआ होता है फैक्ट्री के बारे में, बाहर की 12 साल से जो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है इस तरीके से। तो दोस्तों उसमें जो है, जो अगर फैक्ट्री वगैरह में काम पर लगेगा व्यक्ति, तो वो 18 साल से ऊपर का लगेगा, 18 साल से नीचे का नहीं लगेगा। तो ये हमारा इस अधिनियम के द्वारा ही ये बातें लागू की गई थी। अब दोस्तों आगे देखेंगे, हमारा अगले पॉइंट में दोस्तों हमारा ये दे रखा है कि इसके अलावा 14 से 18 साल के बच्चों और किशोरों की काम करने की स्थितियों को नियंत्रित करने का भी प्रावधान है इस अधिनियम के द्वारा। दोस्तों जो हमारे 14 से 18 साल के जो बच्चे और जो किशोर हैं, ठीक है, उनकी जो काम करने की स्थिति है उसको नियंत्रित किस तरीके से किया जाएगा, ये हमारा इस अधिनियम के द्वारा ही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे, ये हमारा अधिनियम है, ये लागू हमारा कब किया गया था। दोस्तों ये लागू किया गया था 23 दिसंबर 1986 को जो दोस्तों इसको लागू किया गया था। यानी जो प्रवर्तन में आया था हमारा ये 23 दिसंबर 1986 को जो है ये प्रवर्तन में आ गया था। अब दोस्तों इसमें जो है हमारा कोई भी हमारा जो हमारा अधिनियम हो, उसमें एक ना एक बार हमारा जो संशोधन होता है, क्योंकि जो वो हमारा पुराने तरीके से नहीं चल पाता, उसमें जो आगे चल करके जो कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसमें संशोधन करना पड़ जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा ये 1986 में बनने के बाद में दोस्तों इसमें कुछ स्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसमें जो है संशोधन करना पड़ा। तो दोस्तों इसमें जो है 1 दिसंबर 2016 में जो इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इस अधिनियम के तहत जो है नियोक्ताओं को बाल श्रमिकों का जो रजिस्टर रखना होता है। अब दोस्तों इसमें हमारा इस अधिनियम के हम दोस्तों पहले इसमें जो है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो है इस अधिनियम के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, बाद में दोस्तों इसमें जो इसकी धाराएं हैं, उन धाराओं को हम देखेंगे किस धारा में क्या बताया गया है। ठीक है, अभी तो हम दोस्तों मोटा मोटा पढ़ेंगे, बाद में धाराओं के हिसाब से इसी में ही देखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास में लास्ट तक बने रहना, और दोस्तों क्लास को जो है एक बार शेयर करके जरूर आ जाना। ठीक है, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों इसमें हमारा ये बताया जाएगी, इस अधिनियम में दोस्तों एक बात
बात ये कही गई थी, जो हमारे नियोक्ता वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे जो मालिक वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है बाल श्रमिकों को जो है रजिस्टर रखना होता है। ये हमारा इस अधिनियम के द्वारा बताया गया था। अब दोस्तों इसी में हमारा अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यानी जो दोस्तों इस अधिनियम के प्रावधान को जो लागू करेंगे, तो जो हमारे निरीक्षक होंगे उनकी जो है नियुक्ति की जाएगी। और दोस्तों नियुक्ति वगैरह जो की जाती है ये हमारी सरकार के द्वारा इसमें की जाती है, ठीक है। अब इस अधिनियम के उल्लंघन पर जुर्माना और जो है जेल भी हो सकती है। अगर दोस्तों इस अधिनियम का जो उल्लंघन वगैरह किया जाता है तो उसमें जुर्माना और जेल भी इसमें हो सकती है। आगे दोस्तों हम धाराओं में देखेंगे कि कितने का जुर्माना लग सकता है और कितने महीने की, मतलब कितने साल की जो इसमें जेल हो सकती है, ठीक है। अब आगे हमारा अगला पॉइंट दोस्तों ये हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत बच्चों को खतरनाक काम करने से बचने के लिए, ठीक है, शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में काम कराने की अनुमति नहीं है। अब दोस्तों इसका मतलब हमारा यह है कि आप कहेंगे शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, क्या दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि फैक्ट्री वगैरह में जो नाइट वगैरह होती है, ठीक है, नाइट की शिफ्ट वगैरह चलती हैं, दोस्तों उसका मतलब यहाँ पर यह है कि शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक, यानी नाइट में किसी भी बच्चे से जो है काम नहीं कराया जाएगा। उसमें अनुमति इस अधिनियम के तहत नहीं दी गई है, ठीक है। शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक कोई भी काम, इसमें खतरनाक काम बच्चों से नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगले पॉइंट में दोस्तों हमारा यह है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी युवा को 1 घंटे के बिना, मतलब 1 घंटे के ब्रेक के बिना 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। दोस्तों इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति से 1 घंटे के ब्रेक के बिना, ठीक है, लगातार जो है इसमें 3 घंटे काम नहीं कर, मतलब जो है लगातार 3 घंटे काम कराएंगे। उसके ऐसा नहीं है कि लगातार आप जो है कंटिन्यू काम ही कराना है, उसको जो है गैप बीच में नहीं दे रहे हैं। तो उसमें जो है 3 घंटे काम कराने के बाद में तो उसमें जो है आपको गैप देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू काम ही उसमें कराए जा रहे हो, ठीक है। तो अगले पॉइंट दोस्तों इसमें बताया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 83 खतरनाक कामों में लगाने पर जो रोक लगाए। दोस्तों कोई 83 काम, इसमें जो है 83 काम ऐसे खतरनाक काम बताए गए थे कि जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है लगाने पर जो रोक लगाई गई है, जो 83 खतरनाक काम है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों फैक्ट्रियों में हो गई, बड़ी बड़ी मशीनों में हो गए, और जो सीवर पाइप होते हैं उसके अंदर घुसना, इस तरह जो काम होते हैं ना ये, तो इन पर जो है इस तरह के 83 काम हो जाते हैं और उन पर जो है बच्चों को काम करने से जो है रोका गया है, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि साल 2016 में इस अधिनियम में जो संशोधन किया था, जैसा पीछे मैं आपको बता कर गया हूँ कि जो इसमें जो है 1 दिसंबर 2016 में जो है इस अधिनियम के अंदर जो है संशोधन किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा अगला दोस्तों हमने तो जो है इसमें पहले अपनी जो है इसकी रूपरेखा देख ली कि इस अधिनियम के द्वारा जो है क्या क्या किया गया है, ठीक है, क्या क्या इसमें जो उल्लंघन होंगे अगर इसके, तो जेल होगी, जुर्माना होगा। तो अब वो आगे हम ये देखेंगे कितनी जेल होगी और कितना जुर्माना होगा। अब दोस्तों इसमें जो है धाराएं बना करके लिखना, आप जैसे कि स्लाइड पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हम कोई भी अधिनियम की अगर हम पहली धारा देखते हैं तो पहली धारा में दोस्तों हमारा जो है उसका संक्षिप्त नाम आ जाता है, ठीक है, और उसका विस्तार आ जाता है और उसका जो है प्रवर्तन आ जाता है वो धारा 1 के अंतर्गत। धारा 2 में दोस्तों आपने देखा होगा कि परिभाषाओं से संबंधित जो है हमारी धारा 2 उसमें हो जाती है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे धारा 1 इसमें जो बताई गई है इसमें इसे, यानी कि इसका विस्तार बताया गया है। तो धारा 1 में दोस्तों इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत के अंदर दोस्तों इसका विस्तार है, और जो इसका संक्षिप्त नाम हो जाता है दोस्तों वो इसका जो है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 जो है इसका ये संक्षिप्त नाम आ जाता है। और दोस्तों प्रवर्तन में जो आया था हमारा 23 दिसंबर 1986 को जो है प्रवर्तन में यानी कि लागू इसको किया गया था। ये दोस्तों हमारी धारा 1 के अंतर्गत इतना हो जाता है। अब दोस्तों धारा 2 हो जाती है हमारी। धारा 2 में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धारा 2 के अंतर्गत जो है हमारी परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब धारा 2 के दोस्तों फर्स्ट में जो है ये बताया गया है यानी किशोर की परिभाषा को इसमें बताया गया है, यानी किशोर को जो है हम मतलब किस व्यक्ति को जो है किशोर कहा जाएगा, तो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को जो है किशोर कहा जाएगा। मतलब दोस्तों किशोर की परिभाषा यह है हमारी, कोई जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है जो है तो दोस्तों उसको जो है किशोर की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों धारा 2 के हमारे धारा 2 के सेकेंड पार्ट में दोस्तों यह है हमारा यानी कि बालक की परिभाषा इसमें बताई गई है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा जो तो उसको जो है बालक की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी 18 वर्ष से कम उम्र का होगा हमारा तो वो किशोर कहलाएगा, और 14 वर्ष से दोस्तों कम होगा तो वो हमारा जो है बालक कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगला हमारी जो धारा हो जाती है
धारा 3 देखेंगे दोस्तों। इसमें हम धारा 3 में दोस्तों हमारा यह है कि किसी भी बालक को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन पर प्रतिबंध। यानी कि दोस्तों हमारा यह है कि धारा 3 हमारा ये बताती है कि किसी भी बालक को किसी भी व्यवसाय या फिर प्रक्रिया में जो नियोजन वगैरह पर जो है प्रतिबंध हमारा जो धारा 3 के तहत जो है इसमें बताया गया। यानी इसमें जो दोस्तों जो व्यवसाय वगैरह होते हैं, ठीक है, व्यवसाय का दोस्तों इसमें यह है कि अधिकतर जो खतरनाक काम हमारे होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में होते हैं, जो अधिकतर खतरनाक काम होते हैं दोस्तों, जो उसमें रोक लगाई गई है वो उसी पर जो है इसमें प्रतिबंध इस धारा 3 के तहत इसमें लगाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे हमारा जो हो जाती है धारा 3 है, इसमें ये हो जाती है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे धारा 3A में हमारा क्या बताया गया है। ठीक है, धारा 3 में दोस्तों बताया गया है कि किशोरों को परिसंकट में व्यवसाय को प्रतिबंध। यानी परिसंकट में दोस्तों जो व्यवसाय हैं वो होते हैं दोस्तों जो ज़्यादा ही खतरनाक काम होते हैं। ठीक है, जिन पर जो है दोस्तों जाने में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जान को खतरा रहता है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में रह करके काम करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों धारा 3 में उसमें बताया गया है कि किशोरों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि जो परिसंकट में व्यवसाय है उसमें जो है ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारी धारा 4 ये हो जाती है कि अनुसूची में संशोधन। यानी दोस्तों जो अनुसूची हमारी बनाई गई 30 अधिनियम के तहत जो है, तो उसमें धारा 4 में जो उसमें संशोधन के कौन संशोधन इसमें कर सकता है। ठीक है, ये हमारा धारा 4 के अंतर्गत इसमें बताया गया है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि अधिनियम की अनुसूची में संशोधन एवं परिवर्तन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी दोस्तों जो इसकी अनुसूची वगैरह है हमारी इस अधिनियम की, जो उसमें संशोधन और जो परिवर्तन वगैरह होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा ही हमारा किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारी धारा 5 में दोस्तों हमारा क्या बताया गया है। धारा 5 दोस्तों हमारी ये कहती है कि तकनीकी सलाहकार समिति का जो है गठन। यानी दोस्तों जो हमारी इसमें जो है इस अधिनियम के तहत जो हमारी एक तकनीकी सलाहकार समिति होगी। ठीक है, जो हमारी धारा 5 के तहत जो उसका गठन किया जाएगा। तो दोस्तों उसमें हम देखेंगे कितने उसमें जो है सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष के साथ में। दोस्तों इसमें हमारा जो है समिति का गठन जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसमें किया जाएगा। यानी जो हमारी एक तकनीकी सलाहकार समिति बनेगी, ठीक है, तो दोस्तों उसका जो गठन होगा हमारा वो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा गठन उसमें जो है किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है इस समिति में जो है एक अध्यक्ष और जो है 10 अन्य जो है इसके अंदर सदस्य होते हैं। मतलब दोस्तों एक हमारी सलाहकार समिति होगी धारा 5 के तहत। ठीक है, उस समिति का जो गठन किया जाएगा वो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा जो उसमें गठन किया जाएगा। ठीक है, गठन होने के बाद में दोस्तों जो उसमें जो एक उसमें अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के साथ में जो उसमें जो है 10 सदस्य जो उसके साथ में होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे अगली हमारी धारा आती है। दोस्तों हमने जो इसमें कवर किए हैं, हमने जो है इंपोर्टेंट धाराएं कवर की हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम सभी धाराओं को इसके अंदर लेके आ गए, यानी जहां से हमें लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा, ठीक है, उन्हीं को हमने इसमें कवर किया है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सभी को इसमें कर लें और खिचड़ी पकड़े इस तरीके से। बट दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि जो हमने पॉलिटी है उसमें भी हमने जो अच्छा से अपना कंटेंट को लेकर के चले थे। और इसी तरीके दोस्तों हम जो है इन एक्ट में भी जो अपनी जो इंपॉर्टेंट हमारा कंटेंट है उसी को दोस्तों हम लेकर के इसमें चल रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हमारी धारा 7 आ जाती है। धारा 7 दोस्तों हमारी ये बताती है कि किशोरों के कार्य करने की अवधि। यानी दोस्तों धारा 7 के अंदर जो है हमारा ये बताया है जो किशोरों के कार्य करने की अवधि होगी, मतलब जो समय होगा उनका क्या क्या उनका जो है समय होगा, ये हमारा धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है। तो उसमें जो है धारा 7 जो है उनकी कार्य करने की अवधि से लेकर के जो है संबंधित है। दोस्तों इसमें यह है कि लगातार 3 घंटे काम कर सकते हैं, उसके बाद जो है ब्रेक दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें यह है, ऐसा नहीं है कि एक किशोर को जो है सुबह 9 बजे उसको जो है काम पर लगा लिया और दोस्तों उसको काम पर लगाने के बाद में जो है शाम 6 बजे तक जो उसको कंटिन्यू उससे काम करा रहे हैं और शाम 6 बजे जो उसकी छुट्टी कर दी कंटिन्यू काम कराने के बाद में। दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो ऐसा किया गया था कि लगातार 3 घंटे ही उसमें काम करा सकते हैं, उसके बाद जो है आपको जो है ब्रेक देना होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच जो है काम कराना दंडनीय होगा। यानी दोस्तों जो शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में, मतलब जो हमारी नाइट की शिफ्ट होती हैं, जो रात की शिफ्ट होती हैं हमारी, उसमें जो है किशोरों से जो है कोई भी काम कराया नहीं जाएगा। अगर आप जो कोई काम कराते हुए पकड़े जाते हैं तो उसमें जो है आपको जो है दंड के स्वरूप, मतलब जो है उसमें जो है आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम आगे देखेंगे धारा हमारी 8 इसमें क्या कहती है, यानी किशोरों को जो है एक साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। धारा 8 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि किशोरों को जो है सप्ताह के अंदर जो है एक छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, ये हमारी धारा 8 इसमें बताती है। ठीक है, यानी कि आपको जो है
मतलब जो है आपको इसमें जो है 6 दिन काम कराया जाएगा और जो आपको 7वें दिन जो है उसके अंदर एक छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है, अब धारा 11 दोस्तों इसमें देखेंगे हम। धारा 11 में हमारा यह बताया गया है कि श्रम रजिस्टर का जो है निर्धारण होगा। दोस्तों इसमें जो है एक श्रम रजिस्टर बनाया जाएगा और श्रम रजिस्टर का जो है उसमें जो है निर्धारण किया जाएगा और दोस्तों उसमें जो है हर महीने के महीने जो है उस रजिस्टर का जो है दोस्तों यानी कि जो उस रजिस्टर का जो है चेक किया जाता है, निरीक्षण उस रजिस्टर का किया जाता है और वो जो दोस्तों जो निरीक्षकों की नियुक्ति होती है वही निरीक्षक जो है जो हमारे जैसे लेबर इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना, वो उस रजिस्टर का जो है दोस्तों निरीक्षण करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे हमारा अगला पॉइंट ये दे रखा है कि अगर कोई विनिर्माण इकाई किशोरों को काम पर रखती है तो उसके मालिक को किशोरों के काम से जुड़े खास विवरणों का जो है रजिस्टर रखना जरूरी होता है। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि रजिस्टर क्यों रखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई दोस्तों विनिर्माण इकाई है, ठीक है, कोई व्यवसाय या कोई शॉप वगैरह है, वो अगर किशोरों को दोस्तों काम पर रखती है, ठीक है, काम पर रखने के बाद में दोस्तों जो उसका मालिक होगा उस व्यवसाय का, तो उसको जो किशोरों को जो काम करने से जुड़े जो विवरण वगैरह हैं उनको जो दोस्तों जो है एक रजिस्टर में लिखा जाएगा और दोस्तों उस रजिस्टर की जो चेक वगैरह होती है, जो रजिस्टर का निरीक्षण होता है, उसका निरीक्षण जो है दोस्तों लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा जो है उसका निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा इसी में धारा हमारी अगली आ जाती है। धारा दोस्तों इसमें यह है कि हमारी धारा 12 इसमें दोस्तों ये कहती है कि संस्थान में बाल श्रम पर प्रतिबंध एवं जो है दंडात्मक प्रावधान, यानी किसी भी जो संस्थान है हमारा उसमें जो है बाल श्रम जो है हमारा उस पर प्रतिबंधात्मक और जो है दंडात्मक प्रावधान जो है हमारा इस अधिनियम के तहत दोस्तों किए गए थे और यह हमारा जो प्रावधान है ये धारा 12 के तहत जो इसमें किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारी धारा 13 आ जाती है। ठीक है, धारा 13 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि सरकार किसी खास प्रतिष्ठान में काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े नियम जो है बना सकती है। अब दोस्तों इसमें यह है कि सरकार को दोस्तों ये अधिकार दिया गया है दोस्तों इसके अंदर कि सरकार जो है किसी खास प्रतिष्ठान में काम करने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा और जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो नियम वगैरह जो कानून है, ठीक है, वो हमारी जो सरकार को अधिकार दिया गया है कि सरकार उनके इसके जो है उनके लिए दोस्तों नियम जो कानून वगैरह ये हमारी सरकार बना सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट दोस्तों हमारे इसमें ये बताया गया है कि इसके लिए सरकार आधिकारिक राजपत्र में जो है सूचना मतलब जो अधिसूचना जारी कर सकती है। मतलब जो दोस्तों जो सरकार उनके लिए जो कानून वगैरह नियम वगैरह बनाएगी तो उसको बनाने के लिए दोस्तों जो सरकार है उसको जो आधिकारिक जो राजपत्र है उसमें जो अधिसूचना जारी करके जो है ऐसा सरकार कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारी धारा इसमें जो है धारा 14 आ जाती है यानी कि धारा 14। ठीक है, धारा 14 में दोस्तों हमारा बताया गया है कि बाल श्रम करवाने वाले नियोक्ता को दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो मतलब जो कोई मालिक वगैरह है, वो अगर बाल श्रम करवाता है तो दोस्तों धारा 14 के तहत जो उसको जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों उसमें हम देखेंगे यानी कि दंडित किया जाएगा तो कितने साल की उसको जेल होगी और कितने महीने मतलब जो कितने रुपए का जो उस पर जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें जो है धारा 14 का पहला पॉइंट हमारा ये दे रखा है कि पहली बार अगर दोस्तों वो पहली बार पकड़ा जाता है, जो नियोक्ता है हमारा जो मालिक है, ठीक है, जो हमारा व्यवसाय का स्वामी है, अगर वो पहली बार ऐसा करता हुआ बाल श्रम करता हुआ पकड़ा जाता है तो दोस्तों उसको जो 6 महीने का जो कारावास होगा और 20,000 रुपए का जो उस पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर उसको जो है अधिकतम जो उसको मतलब जो पहली बार अगर पकड़ा जाएगा तो कम से कम तो उसको 6 महीने का कारावास होगा और 20,000 रुपए का जो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब उसी में आगे दोस्तों जो अधिकतम कारावास होगा उसका 2 वर्ष का जो अधिकतम कारावास होगा और 50,000 रुपए का जो है जुर्माना होगा। मतलब जो पहली बार पकड़ा जाएगा तो जो कम से कम होगा 6 महीने का तो उसको कारावास हो जाएगा और 20,000 रुपए का जो उस पर जुर्माना हो जाएगा। अगर दोस्तों अधिकतम उस पर लगेगा तो 2 वर्ष का उस पर जो कारावास हो जाएगा, मतलब 2 साल की जो उसको जेल हो जाएगी और 50,000 रुपए का जो उस पर जो जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसी में दोस्तों आगे देखेंगे अगर दोस्तों वो जो मालिक है, ठीक है, जो व्यवसाय स्वामी है, अगर वो दूसरी बार भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो 1 साल से 3 साल तक का जो उसको जो है कारावास हो सकता है। यानी कि उसमें पहली बार अगर करता है तो 6 महीने का कारावास होगा, अगर दूसरी बार भी वही काम करता हुआ पकड़ा जाता है बाल श्रम करवाते हुए तो दोस्तों वो 1 से 3 साल तक का जो है उसको जो है कारावास हो सकता है, यानी कि जेल हो सकती है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे धारा हमारी जो है 14A हो जाती है। अभी हमने धारा 14 देखी, अब धारा 14A इसमें हम ये देखेंगे यानी धारा 3 और धारा 3A का जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध होगा। यानी धारा 3 में दोस्तों अपराध बताए गए हमारे और धारा 3A में जो हमने अपराध अभी देख करके आए तो जो उसमें जो अपराध होंगे वो हमारे संज्ञेय अपराध होंगे, यानी कॉग्निजेबल जो अपराध होंगे। ठीक है, ये हमारी धारा 14A के अंतर्गत बताए गए।
अब दोस्तों इसी में ही हमारी जो धारा 14B आ जाती है, धारा 14B को इसमें हम देखेंगे यानी क्या बताया गया है। अब यानी कि श्रम पुनर्वास कोष का प्रावधान, ठीक है, यानी धारा 14B के अंदर जो है जो हमारा श्रम कोष, जो हमारा श्रम पुनर्वास कोष जो होगा उसका प्रावधान जो है धारा 14B के अंतर्गत जो इसमें बताया गया है, ठीक है, यानी कोष का प्रावधान जो है समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर जो है जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई हमारा किशोर या बालक है, ठीक है, अगर वो काम पर हमारा लगता है तो दोस्तों उसकी जो है कोई मजबूरियां ही बनी होंगी जो वो काम पर उसको जाना पड़ा, ठीक है, वरना दोस्तों इतनी कम उम्र में कोई भी मतलब जो बच्चा काम पर नहीं लगता, अगर उसकी कुछ परिस्थितियां दोस्तों ऐसी हो जाती हैं कि उसको जो है इतनी कम उम्र में जो है पढ़ाई छोड़ करके काम पर लगना पड़ता है, ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो है हमारा अगर सरकार जो है पहले तो सरकार ने उस पर रोक लगा दी, अब तो सरकार को जो है ऐसा भी लगता है कि वो अगर वो काम पर छोड़ जाएगा तो उसकी जो परिस्थितियां हैं उनमें जो है सुधार कैसे होगा, तो दोस्तों सरकार ने जो है श्रम पुनर्वास कोष का प्रावधान किया था, वो प्रावधान धारा 14B के अंतर्गत किया गया था। और दोस्तों धारा 14B हमारी जो है 2016 में जो संशोधन हुआ था तब इसमें जो दोस्तों वो जोड़ी गई थी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें यह था जो गठन किया गया था वो सरकार के द्वारा हमारी किया गया था, जो वर्तमान सरकार थी हमारी, ठीक है, तो उसमें जो है 15,000 रुपए की एक किस्त, मतलब जो है 15,000 रुपए की जो उसके अंदर एक किस्त दी जाया करेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है यानी कि उसमें जो है गठन किया गया था कोष का, उसके द्वारा दोस्तों एक मतलब गठन करने के बाद में जो हमारा श्रम पुनर्वास कोष था उसमें जो 15,000 रुपए की जो उसके अंदर एक किस्त दी जाया करेगी, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो धारा देखेंगे, धारा हमारी इसमें आ जाती है 15, ठीक है, यानी 15 धारा हमारी ये कहती है अगर कोई व्यक्ति किसी उपधारा के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में बताए गए दंड का सामना करना होगा। यानी जैसे अभी दोस्तों हम अभी देख करके आए अपने पीछे धारा, यानी कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है हमारा इस अधिनियम के तहत में, जो हम धारा 14 में भी देख करके आए, यानी कि जो पहली बार पाया जाएगा तो 6 महीने का कारावास और दो हमारा 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर दोस्तों वो अधिकतम जुर्माना अगर देखेंगे पहली बार में तो 2 साल तक का तो उसका कारावास हो सकता है और जो दोस्तों 50,000 रुपए का उस पर जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अगर इसी में ही हमारी धारा 14 की उपधारा 2 ये थी हमारी कि अगर दूसरी बार भी हमारा वो उसमें पाया जाता है तो दोस्तों जो हमारा जो अधिकतम जो उसमें दूसरी बार में 1 साल से 3 साल तक का जो उसको कारावास हो सकता है, ठीक है। ये हमारी धारा 15 इसमें बताती है। अब दोस्तों हमारी जो अगली धारा हो जाती है धारा 16 हमारी ये बताती है कि अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाएं, ठीक है। अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाएं दोस्तों हमारी क्या होंगी वो दोस्तों इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों आप इसमें बता देना कमेंट करके जो है दोस्तों क्लास के साथ में कि स्पीड दोस्तों इतनी सही है हमारी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आप नोट करते हुए चल रहे होंगे तो दोस्तों हो सकता है स्पीड थोड़ी हमारी ज्यादा हो। बस दोस्तों आप इसमें बताना कि समझ में आपको कितना आ रहा है, यानी कि अच्छे से जो है एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा। कमेंट दोस्तों जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप कमेंट अगर करेंगे दोस्तों इसमें हमें लगेगा कि हाँ आपको अच्छा समझ में आ रहा है, यानी कि और क्या बेहतर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को अपने बता देना कि अगर यूपीएसआई की तैयारी अगर करनी हो तो दोस्तों पॉलिटी और जो मूल विधि है यहाँ से अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हम जो इसको पैड वगैरह करेंगे, हम दोस्तों आराम से बिल्कुल आप जो जैसे दोस्तों पैड कंटेंट है इसको जो हम यूट्यूब पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पढ़ाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपने देखा हो ये एक्ट वगैरह है आपको कि पैड कंटेंट में अधिकतर मतलब जो पैड कोर्स में आपको मिल रहे होंगे। दोस्तों आपको कोई मूल विधि से रिलेटेड कोई बुक वगैरह खरीदनी नहीं है, हम जो अपनी यहीं से अपनी क्लास से कवर करते हुए सबको चलेंगे। और दोस्तों इसमें हमारी देखेंगे कि जो हमारी इस अधिनियम से जुड़ी जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या क्या बताया गया था उसको हम इसमें कवर करेंगे। अब दोस्तों इसमें हमारा ये बताया गया था पहला पॉइंट हमारी पहली प्रक्रिया ये थी कि किसी भी अपराध की शिकायत इस अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में की जा सकती है। यानी दोस्तों इस अपराध की जो शिकायत वगैरह है हमारी, तो जो शिकायत जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो जो है बाल श्रम करवाता है तो दोस्तों उसकी जो शिकायत वगैरह होगी हम सक्षम अधिकारिता वाले जो है किसी भी न्यायालय के अंदर जो है कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सेशन कोर्ट हो गया हमारा या फिर जिला न्यायालय वगैरह हो गए, तो उसमें जो है हम इसमें जा करके जो है इसकी अपराध की शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट हमारे ये बताता है कि बालक की उम्र के बारे में विहित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उस बालक की उम्र के बारे में निर्णायक साक्ष्य होगा। मतलब दोस्तों जो बालक की उम्र के बारे में जो चिकित्सा अधिकारी होगा वो एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, ठीक है। उस प्रमाण पत्र की जो उम्र बताई जाएगी वो एक मतलब निर्णायक साक्ष्य होगा, मतलब निर्णय जो लिया जाएगा उसी के आधार पर लिया जाएगा। जो वो चिकित्सा अधिकारी होगा जो उस पत्र को जो है जारी उसके प्रमाण पत्र को जो है मतलब जो उसका
उम्र का जो प्रमाण पत्र होगा वे चिकित्सा अधिकारी जारी करेगा और जो वो प्रमाण पत्र होगा वो ही निर्णायक एक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगला पॉइंट दोस्तों यह है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का विचारण जो है नहीं करेगा। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा महानगर मजिस्ट्रेट है या फिर जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, इनसे नीचे का अगर कोई भी न्यायालय है तो इस अधिनियम के तहत जो है वो इस अपराध का जो है विचारण नहीं करेगा। मतलब जो विचारण वगैरह मतलब जो विचार वगैरह होंगे वो उनमें नहीं किए जाएंगे। जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा या फिर जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा हमारा, वही इनसे संबंधित जो मामले होंगे वही उनको जो है सुन सकते हैं, यानी उनसे नीचे का कोई भी इन मामलों को नहीं सुनेगा। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे, यानी कि जो हमारी धारा 17 हो जाती है। ठीक है, धारा 17 में हमारा क्या है कि निरीक्षकों की नियुक्ति। ये जो निरीक्षक वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लेबर इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति वगैरह क्या होगी, और जो हमारे निरीक्षक होंगे, जो निरीक्षण करने अधिकारी वगैरह जो आते हैं, तो उनकी नियुक्ति जो किस तरीके से की जाएगी, और जो नियुक्ति हमारी जो धारा 17 के अंतर्गत जो उसमें बताई गई है। दोस्तों इसमें यह है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरीक्षकों की जो है नियुक्ति करती है। मतलब जो नियुक्ति वगैरह हमारे की जाएगी वो केंद्र सरकार के द्वारा जो निरीक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है। इस तरह नियुक्ति निरीक्षक भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जो है लोक सेवक माने जाएंगे। मतलब दोस्तों जो हमारे नियुक्त जो निरीक्षक वगैरह होंगे, तो वो जो नियुक्त निरीक्षक होंगे वो दोस्तों हमारे लोक सेवक माने जाएंगे। और लोक सेवक भी दोस्तों किस आधार पर माने जाएंगे, जो हमारी भारतीय दंड संहिता है यानी कि आईपीसी हमारी 1960, उसके तहत जो है वो जो है हमारे लोक सेवक माने जाएंगे। यानी कि लोक सेवक माने जाएंगे दोस्तों, यानी लोक सेवक का मतलब ये होता है कि लोगों की सेवा करने वाला, यानी कि लोक सेवक। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे धारा हमारी दोस्तों इसमें 17A हो जाती है। ठीक है, धारा 17A में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि डीएम द्वारा उपबंधों को लागू किया जाना, यानी दोस्तों जो उपबंध वगैरह हमारे इस अधिनियम के तहत बनाए जाएंगे तो उनको जो है दोस्तों डीएम के द्वारा यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जिला अधिकारी के द्वारा उनको लागू किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे धारा हमारी 17B आ जाती है। धारा 17B में हमारा जो है निरीक्षण जो है एवं पर्यवेक्षण बताया गया है, यानी किस तरीके से हमारा निरीक्षण होगा और कौन हमारा निरीक्षण करेगा। ठीक है, और जो पर्यवेक्षण वगैरह होगा हमारा, जो हमारे पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे इससे संबंधित जो निरीक्षण हमारे निरीक्षक होंगे, ठीक है, वो किस तरीके से कार्य करेंगे, वो भी उपबंध जो है हमारा डीएम के द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगली धारा हमारी आ जाती है धारा इसमें 18। धारा 18 में दोस्तों हमारा बताया गया है कि नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों जो नियम बनाने की शक्ति हमारी इस अधिनियम से संबंधित जो नियम एवं कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। यानी दोस्तों जो हमारी धारा 18 है दोस्तों, इसमें जो है जो हमारी इंपॉर्टेंट धारा है, यहाँ से लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से दोस्तों अगर आपने एक्ट को पूरा कर लिया है, और दोस्तों जो वर्ड मैंने आपको जो है स्लाइड पर मैंने लिखे सभी को आपने कॉपी के अंदर एज इट इज जो है लिख लिया है, तो दोस्तों इसको जो है 1 से 2 बार और पढ़ लेना। और धाराएं दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं है, 1 तो 2 बार जो आप धारा को पढ़ेंगे, और दोस्तों 1-2 बार अगर आप कॉपी पर लिख रहा कॉपी पर लिख करके देखेंगे तो आराम से दोस्तों आपको जो है याद हो जाएंगी। मतलब दोस्तों इतना है कि आपको जो है किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, उसको दोस्तों जो है समझते हुए चलना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगर जो है समझाने का तरीका दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, या फिर इसमें जो है थोड़ा और परिवर्तन किया जाना चाहिए समझाने में। ठीक है, दोस्तों कमेंट नहीं करते हो आप, दोस्तों कमेंट जरूर क्या करना दोस्तों। कमेंट अगर आप करेंगे तो दोस्तों उससे जो है दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों हमें लगता है कि हमें जो है क्या और जो है बेहतर उसमें किया जाए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है हमारा जो नियम अब अपने एक्ट पर आएंगे, जो दोस्तों नियम और जो कानून बनाने की शक्ति हमारी जो है वो केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, जो इस पर हमारे जो अधिनियम है इस पर जो काम वगैरह किया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें किया जाएगा। अब दोस्तों हमने जो है इस एक्ट को जो है हमने इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्ट को कवर कर लिया है। अब दोस्तों मूल विधि में हमने 3 एक्ट अपने कर लिए हैं, और दोस्तों जो आगे के एक्ट हैं हमारे उनको भी हम अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपने अगर पॉलिटी वाली क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, तो उन दोस्तों प्लेलिस्ट को भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना। ठीक है दोस्तों, आपसे बात है अगर आपने पॉलिटी की क्लासेस पूरी कर ली तो दोस्तों आप जो किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना। ठीक है, उसमें जो है पॉलिटी में जो है आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर जरूर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों को दोस्तों अपने बता देना अगर दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो दोस्तों अपने चैनल के साथ जो है दोस्तों बने रहें। ठीक है दोस्तों, हम जो है अगर अभी से यूपीएसआई की तैयारी करते हुए चलेंगे दोस्तों वैकेंसी आने तक जो हम जो है बहुत अपना लेवल अप कर चुके होंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।